मान लीजिए कि ये फ्रेम है जिस पे 8 किलो न्यूटन का लोड मैंने लगा दिया। अब इस लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इस बीम में कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। वो देखने के लिए सबसे पहले हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम इस फ्रेम का कैसे बनेगा वो ये देखिए। यहाँ पे 8 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड लग रहा था, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ अपवर्ड लगेगा 8 किलो न्यूटन। तो ये ईडी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब ईडी पे जब 8 किलो न्यूटन अपवर्ड लग रहा है तो डीसी पे ये डाउनवर्ड लगेगा, फिर उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड लगेगा डीसी। अब सी पे अपवर्ड लग रहा है तो इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा डाउनवर्ड, जो कि आएगा बीम पे। ये हो जाएगा सी पॉइंट। ये जो बीम का पॉइंट है वही यहाँ पे ये सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट पे देखिए घूम फिर के क्या हुआ, ये 8 किलो न्यूटन का जो लोड है, 8 किलो न्यूटन का जो लोड है वो लग गया सी पे। एफबीडी उसकी लोड का जब मैंने एफबीडी बनाया तो 8 किलो न्यूटन का लोड जो है वो सी पे लगता हुआ दिखा हमको। ये मान लीजिए ये लोड सपोर्ट था। अब लेकिन सर क्योंकि इसमें भी इसेंट्रिसिटी है, ध्यान से देखिए, ये 8 किलो न्यूटन है, यहाँ पे 3 मीटर का इसेंट्रिसिटी है। ये 3 मीटर का ये फ्रेम को ऐसा घुमा देगा, ये ऐसा नचाएगा। अब पहले एफबीडी से समझते हैं कि जब ये मोमेंट आएगा तो ये सी पे कौन सा टाइप का मोमेंट लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, वो देखना पड़ेगा। वो देखने के लिए एफबीडी से देखते हैं पहले। अब देखिए ये ईडी है, ये मान लीजिए ई है, ये डी है, 8 किलो न्यूटन। अब देखिए इसको क्या है, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, अब इधर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। अब इसको स्टेबल रहने के लिए यहाँ से इसको अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये स्टेबल होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो इधर क्लॉकवाइज लगेगा, ये क्लॉकवाइज लगा तो नीचे अब यही सीधा चलता है। ये अब क्लॉकवाइज लगा तो इधर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज लगा, एंटी क्लॉकवाइज लगा तो इधर क्लॉकवाइज लगेगा, इधर क्लॉकवाइज लगा तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बीम है, ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, इधर क्लॉकवाइज लगा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। ये ईडी था, ये डी है, ये सी है और ये सी पॉइंट है बीम का। बीम यहाँ पे ये ए है और ये जो लोड है वो बी है। ये जब एफबीडी से हमने देखा तो भी नोटिस किया कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मोमेंट यहाँ पे लग रहा है सी। वैसे भी देखिए ये फ्रेम था, यहाँ पे लोड था, इसको क्या कैसे घुमा रहा है, ऐसा कुछ डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज सीधा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया भाई, 8 किलो न्यूटन लग रहा था वही बैलेंस करता है। ये इंटरनल है, इंटरनल रिएक्शन है। एक्सटर्नल तो ये 8 ही था, फिर इंटरनल ये सारे जो हैं वो इंटरनल हुए हैं। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 8 किलो न्यूटन आ गया था, लेकिन यहाँ पे इस मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये समझने की बात है। तो कुछ नहीं है, जैसे P इंटू ई मैंने बताया था, यहाँ पे P इंटू ई, तो ये जो लोड है इंटू ई क्या है, 8 इंटू 3, 8 3 24। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 24 किलो न्यूटन मीटर है, 24 किलो न्यूटन मीटर, 24 किलो न्यूटन मीटर है। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है, वो अभी इसी वीडियो में हो सकता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के लोड होते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए एक फ्रेम है, ठीक है। फ्रेम कैसा है, कुछ ऐसा है। जब ये ऐसा फ्रेम है, अब इस पर कुछ अगर लोड लगता है तो फिर हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो क्या है, क्या दे रहा है, बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, शेयर फोर्स दे रहा है। अब ये सारे तो जो थे, ये जो था ये तो शेयर फोर्स मान लीजिए, ये तो शेयर फोर्स दे रहा है। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स फोर्स है। ट्रांसवर्स फोर्स के कारण ये इंटरनल फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ है, ट्रांसवर्स फोर्स के कारण इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है। अब इसी इंटरनल फोर्स को हम शेयर फोर्स कहते हैं। अब यही चीज़ हमको समझना है यहाँ पे। अब इसमें मान लीजिए ये एक फ्रेम है, इसको मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। अब ये फ्रेम है, ठीक है, ऐसा करके कोई फ्रेम है। अब मान लीजिए अगर लोड मैंने यहाँ लगाया, लोड मैंने लगाया यहाँ पे, पी लोड लगाया। अब लेकिन ये जो पी लोड है आप ध्यान से देखेंगे एकदम अलाइन है, इसमें इस एक्सिस के एकदम अलॉन्ग द एक्सिस है। तो हमको यहाँ पे ऐसे वाले फ्रेम में हमेशा 3 चीज़ देखना होता है। पहला, क्या वो एक्सियल फोर्स है, दूसरा क्या वो शियर फोर्स है, तीसरा क्या वो बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। अब इसमें आप देखिए ये जो पी है ये अलॉन्ग द एक्सिस है, अलॉन्ग द एक्सिस है मतलब शियर फोर्स तो नहीं डेवलप होगा। तो ये एक्सियल फोर्स देगा कि नहीं देगा, शेयर फोर्स देगा कि नहीं देगा, बेंडिंग मोमेंट देगा कि नहीं देगा, वो समझने की बात है। तो ये लोड है, एक्सिस पे लग रहा है, एक्सियल लोड है, इसका मतलब एक्सियल लोड है तो एक्सियल फोर्स तो है, ठीक है। शेयर फोर्स होगा क्या, शेयर फोर्स कल मैंने बताया था कि अगर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए अगर किसी क्रॉस सेक्शन पे देखा जाए तो जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है उसे हम शेयर फोर्स कहते हैं।
लेकिन अगर आप सोचिए, ये मान लीजिए एक्सिस है उस बॉडी का और इसी में फोर्स लग रहा है, इसी एक्शियल फोर्स लग रहा है P, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स कोई डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स तो तब डेवलप होता है जब ट्रांसवर्स फोर्स होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है। अब ये एक्शियल डायरेक्शन में लग रहा है तो शेयर फोर्स का कोई सवाल ही नहीं है। अलोंग द एक्सिस है तो मतलब शेयर फोर्स नहीं है। कोई सेंट्रिसिटी है क्या यहाँ पे? कोई सेंट्रिसिटी नहीं है, अलोंग द एक्सिस लग रहा है। अगर यही यहाँ कहीं होता, यहाँ कहीं होता, तो ये जो इसेंट्रिसिटी मिलती तो ये मोमेंट देता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे तो सीधा एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट भी नहीं देगा। अब एक और केस ले लेते हैं। ये ऐसा है, ये एक फ्रेम ऐसा मान लीजिए, ये थोड़ा बाहर निकल गया। बाहर जब निकाला है तो यहाँ पे जब लोड हम लगाएंगे, अब देखिए अब एक्सिस पे नहीं है, इसका एक्सिस यहाँ था। अब ये क्या है? ये इसेंट्रिसिटी दे रहा है। जब इसेंट्रिसिटी दे रहा है तो इसका क्या होगा? इसमें एक्शियल फोर्स होगा क्या? एक्शियल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। एक्शियल फोर्स होगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, उसकी एक्सिस यहाँ पे है, तो एक्शियल फोर्स कैसे हो गया? वो अभी समझते हैं। शेयर फोर्स, अब इसमें शेयर फोर्स होगा क्या? शेयर फोर्स भी नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट देखिए, अब यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी है, ये लोड है P इंटू ई, तो यहाँ पे मोमेंट देगा, मोमेंट होगा। अब एक्शियल फोर्स कैसे होगा? इसका FBD बना के देखना पड़ेगा। जब आप FBD बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर भी FBD आप बना सकते थे। मान लीजिए ये इसका फ्रेम है। अब ये P लोड इधर लग रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टिंग P लगेगा, यहाँ पे रेजिस्टिंग P लगेगा, तो यहाँ पे भी P लोड आएगा। यहाँ पे P आएगा तो P का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो एक्शियल अलोंग द एक्सिस लग रहा है, तो एक्शियल फोर्स यहाँ से आ गया। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट कैसा है? बेंडिंग मोमेंट तो आएगा, ये पता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन क्या होगा? अब देखिए, ये P है, E है, इसको क्या क्लॉकवाइज घुमा रहा है? क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्लॉकवाइज P हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी इसका जो FBD बनेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे बस क्या आएगा? P आएगा। तो FBD से हमने समझ लिया इसको। शेयर फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा, एक्शियल फोर्स आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट है, ये टाइप ऑफ लोड हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। अब SFD क्या होता है? अब जब हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो हम समझ लिए। अब शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है? शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है? मान लीजिए कोई एक बीम है, ठीक है, ये बीम है। अब यहाँ पे कई सारे लोड लग रहे हैं, ये 10 किलो न्यूटन का लोड लगा, यहाँ पे एक मोमेंट लग गया है, ठीक है। यहाँ पे इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में कोई एक कुछ भी लग रहा है, यहाँ पे एक लोड लग रहा है, यहाँ पे एक लोड लग रहा है, ठीक है, इधर इधर मान लीजिए बहुत सारे लोड है। अब जब सारे लोड हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? उसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पे, तो उसी को हम बोल देंगे शेयर फोर्स डायग्राम। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 40 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है। अब 40 किलो न्यूटन का लोड है, अपवर्ड है, तो हम ऊपर ले जाएंगे। अब ऊपर नीचे क्या ले जाएंगे वो अभी साइन कन्वेंशन देखेंगे, उसके हिसाब से हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना कि शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है? वो ये होता है कि जितना भी बीम पे शेयर फोर्स लग रहा है उसके नेचर को बस प्लॉट करते जाना, उस एक ग्राफ टाइप का, तो उस ग्राफ को हम बोल देते हैं, उस डायग्राम को बोल देते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली यही केस हमारा बेंडिंग मोमेंट पे भी है। हर एक पॉइंट पे जो मोमेंट लग रहा है, हर एक बीम के हर एक पॉइंट पे अगर कहीं मोमेंट आ रहा है तो उस मोमेंट को किसी ग्राफ पे प्लॉट कर देना, वो हो जाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है। तो बेसिक्स बस चालू करते हैं। बेसिक्स चालू करने से पहले हमको एक चीज़ ये समझ लेना है कि अब जैसे ये ओरिजिनल जो बीम है, इस बीम पे ये जो लोडिंग डायग्राम है, मतलब ये जो लोड लग रहा है, अब यहाँ पे UDL भी हो सकता है, यहीं पे UBL भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे लोड को हम हमेशा लोडिंग डायग्राम बोलते हैं। ये लोडिंग डायग्राम है। इस लोडिंग डायग्राम से हम निकालेंगे शेयर फोर्स हर एक पॉइंट पे। हर एक पॉइंट पे जब शेयर फोर्स निकालेंगे तो शेयर फोर्स से हम SFD बनाएंगे, ठीक है। अब इसी लोडिंग डायग्राम से हर एक पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और उस बेंडिंग मोमेंट को हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे M, बेंडिंग मोमेंट M निकालेंगे हर एक पॉइंट पे और उसको हम प्लॉट करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक चीज़ यहाँ पे है कि मान लीजिए कि हमको मोमेंट डायग्राम का इक्वेशन पता है। मोमेंट डायग्राम का हमको इक्वेशन पता है, तो अगर हम मोमेंट डायग्राम के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको शेयर फोर्स मिल जाएगा, शेयर फोर्स की इक्वेशन मिल जाएगी। और अगर हम शेयर फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको लोडिंग डायग्राम मिल जाएगा। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब हमको शेयर लोडिंग डायग्राम से शेयर फोर्स मिल गया या शेयर फोर्स का इक्वेशन पता है, उसको डिफरेंशिएट किया तो लोडिंग डायग्राम मिल गया। अब ये सब घबराने की जरूरत नहीं है, आगे एक एक करके सब आएगा। उसके पहले कुछ और बेसिक समझना जरूरी है। वो क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
ये दोनों क्या होते हैं? अब मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बीएमडी है, कोई एक बीएमडी कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये बीएमडी मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है, अब ये बीएमडी है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहाँ भी ये जीरो, मतलब जहाँ भी वो डायग्राम एक्सिस को कट करके दूसरे पॉजिटिव से नेगेटिव में गई या नेगेटिव से पॉजिटिव में गई, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये बीएमडी की बात होती है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमेशा बीएमडी में आएगी। अब ये कॉन्ट्राफ्लेक्चर का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड्स मिलकर बना है, कॉन्ट्रा प्लस फ्लेक्चर। कॉन्ट्रा मतलब होता है रिड्यूस और फ्लेक्चर मतलब होता है कर्व। इसका मतलब रिड्यूस कर्व। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे स्लोप को समझिएगा, स्लोप यहाँ पे स्लोप जीरो है, एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फिर ये स्लोप उठता चला गया, यहाँ तक उठा है, ठीक है, थीटा यहाँ तक गया, फिर देखिए थीटा यहाँ पे अगर इसका टेंजेंट डालेंगे तो कुछ एक स्लोप मिल रहा है, लेकिन ये इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालेंगे थीटा, तो थीटा इक्वल टू जीरो हुआ। मतलब यहाँ जीरो से ये पहले यहाँ से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब यहाँ पे ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे जीरो होने के बाद फिर से अब जो ये स्लोप है, अब यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे ना, देखिए स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम होता गया, स्लोप मतलब अब देखिए ये रिड्यूस कर्व हो रहा है, कर्व यहाँ से बढ़ा है उसके बाद रिड्यूस होता गया, इसीलिए कॉन्ट्राफ्लेक्चर रिड्यूस कर्व। तो जहाँ भी ये पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगा, मतलब जहाँ भी बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा वही हो जाएगा एक इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे जीरो होगा। ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की कहानी। अब दूसरा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? अब जैसे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, एक डिफ्लेक्शन शेप भी बनता है, डिफ्लेक्टेड शेप भी, वो ओरिजिनल बीम होता है। मान लीजिए ये बीम है, ये एक यूडीएल लगा है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे, अच्छा देखिए यहाँ पे चार रिएक्शन है, चार रिएक्शन है, इसका मतलब ये डिटर्मिनेट बीम नहीं है, इनडिटर्मिनेट बीम है, ठीक है। तो इसका हम डिफ्लेक्टेड शेप मान लीजिए पता करते हैं। डिफ्लेक्टेड शेप जब देखेंगे तो ये जो बीम है वो डिफ्लेक्ट कुछ इस तरफ होगी, यहाँ तो फिक्स है, इसका मतलब यहाँ से तो फिक्स, यहाँ से तो कुछ ऐसे आएगा, बीच में थोड़ा ये ऐसे जाएगा और फिर यहाँ के ऐसा मिल जाएगा। तो ये जो जहाँ से ये शेप चेंज करना चालू हुआ है, ठीक है, जहाँ से ये शेप चेंज करना चालू हुआ है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर दोनों सेम नहीं होते। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है वो डिफ्लेक्टेड शेप में मिलता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मिलता है। इन दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो है वो डिफ्लेक्टेड शेप है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। उसके बाद अब जब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, इसके आगे हमको फिर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हॉगिंग क्या होता है और सैगिंग क्या होता है। सैगिंग हॉगिंग क्या चीज़ होते हैं उसको समझना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको साइन कन्वेंशन बनाना पड़ेगा। अगर कोई बीम है, मान लीजिए ये बीम है, ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक यूडीएल मैंने ऐसे लगाई, कैंटिलीवर टाइप का बीम है। कैंटिलीवर टाइप का बीम है तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कैसा होगा, कुछ ये इस टाइप का होगा। अब हमको पता करना है कि ये सैगिंग है कि हॉगिंग है। पहले तो हॉगिंग का शेप जो होता है, ये अगर ये कोई मार्कर है, इसको मैंने इस तरह से मोड़ दिया, ऐसे मैं एक पेज से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है, अब उसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ये ऐसे मोड़ दिया, तो ये जो है ये हॉगिंग है, ठीक है, ये हॉगिंग है, इसको हम हॉगिंग शेप कहते हैं। लेकिन इसी को अगर ऐसा मोड़ दिया, नीचे साइड का मोड़ दिया, तो इसको सैगिंग बोलते हैं। इसका मतलब अगर इसको हम ऐसे मोड़ दिए, ऐसे टाइप का अगर बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसको मैं हॉगिंग कहूँगा, और ऐसा अगर आ रहा है तो इसको सैगिंग कहूँगा। तो बस ये जो है ये हॉगिंग शेप है, और अगर ऐसा है तो इसको सैगिंग बोलेंगे। अब क्या साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे वो हम आगे समझते हैं। उसके पहले हमको कुछ चीज़ देखना पड़ेगा, रूल। तो मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, ये ए बी का बीम है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये रोलर है। अब अगर इस बीम में कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अगर नो लोड है, ठीक है, तो शेप ऑफ एस एफ डी कैसा होगा? एस एफ डी का जो शेप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। और जो शेप ऑफ बी एम डी होगा वो क्या होगा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन।
और दूसरा देखिए, अगर इसी बीम में अगर यूडीएल रन कर रहा है, अगर यूडीएल रन कर रहा है, यूडीएल, तो एसएफडी का शेप क्या होगा? एसएफडी का शेप होगा ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बीएमडी का क्या शेप होगा? ये 2 डिग्री कर्व बनेगा, 2 डिग्री कर्व, ठीक है। और तीसरा अगर यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो जो एसएफडी बनेगा वो 2 डिग्री कर्व बनेगा और जो बीएमडी बनेगा वो 3 डिग्री कर्व बनेगा, ठीक है। कभी कभी जीरो एसएफडी मतलब कोई शेयर फोर्स नहीं लग रहा है तो वहाँ पे जीरो एसएफडी बनता है या कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट बनता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे लोड ही नहीं है, कोई शेयर फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ पे वो आगे समझते हैं क्या है। जो भी मैं बोल रहा था जीरो लोड, उसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है और ये रोलर है, यहाँ पे एक वेट लगा दिया मैंने W, यहाँ भी एक वेट लगा दिया मैंने W, यहाँ A डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है, A है, ठीक है। ये A B C D। अब इसका जब मैं शेयर फोर्स बनाऊंगा, अब देखिए कल मैंने पिछले वाले वीडियो में इस बीम का निकाला था रिएक्शन, तो यहाँ भी W आया था क्योंकि ये सिमेट्रिक बीम है तो इसका भी रिएक्शन W आएगा। अब इसका जब SFD में बनाऊंगा, देखिए SFD कुछ इस टाइप का बनेगा, W ऊपर गया, अपवर्ड जा रहा है, ऊपर गया, ये डाउनवर्ड आया, W से ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं था तो मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाया, नो लोड में स्ट्रेट लाइन था, नो लोड स्ट्रेट लाइन, नो लोड में स्ट्रेट लाइन है। इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ से AB में कोई लोड नहीं था तो AB में मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन बनाया। फिर ये डाउनवर्ड लोडिंग है, डाउनवर्ड आया, यहाँ B से लेके C तक कोई लोड नहीं है तो यहाँ भी मैं यहीं से स्ट्रेट जाऊंगा। फिर W नीचे आना है मुझे, W के मैग्नीट्यूड से नीचे आना है, मैं नीचे आया। फिर C से D तक कोई लोड नहीं है तो C से D तक मैं स्ट्रेट लाइन गया। फिर ये अपवर्ड लोडिंग है, अपवर्ड गया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये अपवर्ड मान लीजिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये हो गया एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब मैं जो जीरो शेयर की बात कर रहा था वो यही पॉइंट है, मतलब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो ये जो BC स्पैन है, ये BC स्पैन जीरो शेयर है, यहाँ पे कोई भी शेयर फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो शेयर, ठीक है। अब ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट में समझिए। अब इसी का जब हम BMD बनाएंगे, इसका जब हम BMD बनाएंगे, यहाँ पे W है, यहाँ पे तो हमेशा मैंने बोला था ये जो हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे जो मोमेंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट जीरो है तो W A से लेके B तक, देखिए ये W इंटू A क्लॉकवाइज दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है तो ऊपर जाएंगे। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन था तो B तक मैं क्या करूँगा, इंक्लाइन जाऊँगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, W है, ठीक है। अब फिर मेरे को जाना है C तक, हमें जाना है C तक। अब C तक देखें, W इंटू ये वाला जो पूरा स्पैन है इसको लेंगे तो W इंटू 2 है, W इंटू 2 है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, माइनस ये W इंटू A तो क्या हो गया, WA आया। तो मतलब यहाँ पे भी WA ही है, यहाँ पे भी जो मोमेंट है वो WA ही है, तो WA इसका मतलब यहाँ से यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और फिर जब मैं कैलकुलेट हम करेंगे तो ये W इंटू A ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो W एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, ये हम यहाँ पे ले आके खत्म कर दिए, ठीक है। अब ये बन गया मेरा BMD, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। देखिए हर पॉइंट पे मैंने निकाल लिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई बेंडिंग मोमेंट। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग। क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग, मतलब वहां से वहां तक बेंडिंग मोमेंट चेंज नहीं हुआ है, कांस्टेंट है तो प्योर बेंडिंग है। वो जो स्पैन है यहाँ पे बस बेंडिंग है। अच्छा, जहाँ पे जीरो शेयर होता है ना वहां पे प्योर बेंडिंग आता है। इस डायग्राम से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर जो स्पैन जीरो शेयर का है वो स्पैन मतलब वहां पे प्योर कोई शेयर फोर्स नहीं आ रहा है, बस बेंडिंग आ रहा है। यहाँ से ये हमको समझ जाना चाहिए। अब जब ये बातें समझ गए आप, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि पूरे इस चैप्टर की जान है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा। शीयर फोर्स के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। स्टेप 1 में क्या है, शीयर फोर्स का हमको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक एक्सिस है, ठीक है, नहीं तो ये स्पैन मान लीजिए एक बीम का स्पैन है, इसको मैंने आधे पर से काट दिया, ये एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब क्या है कि तो क्या है, अगर मैं यहाँ से इस तरफ घूमूंगा, यहाँ से ये साइड से ये साइड में जाऊंगा तो हम क्या बोलेंगे, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। वही अगर ये वाला केस हुआ कि इधर से इधर जा रहे हैं
अगर ये वाला केस हुआ कि इधर से इधर जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो ये दो चीज़ हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया और राइट टू लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले चीज़, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं किसी भी में, दोनों में से कोई भी साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे सेम ही रिजल्ट आएगा। अब देखिए लेफ्ट टू राइट में क्या है, शेयर फोर्स की बात करते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अपवर्ड जो शेयर फोर्स है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो डाउनवर्ड शेयर फोर्स है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। लेफ्ट टू राइट की बात है। इसका जस्ट अपोजिट राइट टू लेफ्ट में, राइट टू लेफ्ट में अपवर्ड जो है वो नेगेटिव लेते हैं और जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन हो गया शेयर फोर्स का। अब बेंडिंग मोमेंट का समझना पड़ेगा। स्टेप 2, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या है। बेंडिंग मोमेंट में हमेशा मैंने बोला कि जो सैगिंग होता है ना, सैगिंग को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और हॉगिंग जो है उसको नेगेटिव लेते हैं। सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। अब बात यह है कि सैगिंग और हॉगिंग ये हर जगह हम बी में या क्वेश्चन में ऐसा हम देखते नहीं रहेंगे कहाँ सैग कर रहे हैं, क्या क्या सैगिंग है, कहाँ हॉगिंग है। इसके लिए इसको हम और सिंपल बना सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते हैं, फिर वही बात, लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट में जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है। अब इसका जस्ट अपोजिट राइट टू लेफ्ट में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट में क्या होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये राइट टू लेफ्ट की बात हो गई। अब सैगिंग और हॉगिंग का भी चक्कर समझ लीजिए। अब हॉगिंग और सैगिंग हर जगह हम, एक ट्रिक है उसको हम कैसे कैसे समझेंगे कि ये हॉगिंग है कि सैगिंग है। अब जैसे ये बीम है, मैंने ये कर दिया, अब कैसे पता लगेगा ये हॉगिंग है कि सैगिंग है। तो इसके लिए एकदम सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना किधर से भी। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कर्व है, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर कर्व है तो ये हॉगिंग है, एक ही पहचान है इसका, ये हॉगिंग है। और अगर स्ट्रेट लाइन के नीचे अगर है तो वो सैगिंग है। अब स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला कैसे होगा, मान लीजिए ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ एक डिफ्लेक्टेड शेप बन रहा है। तो अगर यहाँ से किसी एक पॉइंट से दूसरे पे आप एक परपेंडिकुलर या ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो उसके नीचे ही आ रहा है, इसका मतलब अगर नीचे आ रहा है तो ये सैगिंग है। एक ही पहचान है इसकी, ये हॉगिंग और सैगिंग हो गया। अब चाहे राइट टू लेफ्ट आए चाहे लेफ्ट टू राइट जाए, जो सैगिंग है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो हॉगिंग है वो नेगेटिव ही रहेगा। अब उसके बाद ये दोनों साइन कन्वेंशन याद रखना है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर लेफ्ट टू राइट गए तो जो क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। और अगर राइट टू लेफ्ट गए तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव लेंगे। ये बात हो रही है बेंडिंग मोमेंट की। और सैगिंग क्या होता है, सैगिंग का चेक अगर ये है कि यहाँ से कोई भी एक शेप है उसका हम अगर पता करना चाहते हैं कि वो सैगिंग है कि हॉगिंग है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर नीचे वो कर्व मिल रहा है तो वो हम सैगिंग समझ लेंगे, वो सैगिंग है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर ऊपर कर्व मिल रहा है उसको हम हॉगिंग समझ लेंगे। अब जब साइन कन्वेंशन खत्म हो गया तो हम सीधा आते हैं एसएफटी बीएमडी के कुछ रूल पे। एसएफटी बीएमडी का रूल क्या होता है कि हम बस क्रिटिकल पॉइंट पे ही कैलकुलेशन करते हैं। सारी कैलकुलेशन जो है ना, जैसे एक बीम है, एक बीम है तो अगर लोडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये मान लीजिए P है, ये W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड यूडीएल लगा है, ठीक है। ये A B C D E। अब समझना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट पे ही हमेशा कैलकुलेशन क्यों करते हैं। हमको कैलकुलेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम कभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो एसएफटी ना तो बीएमडी, जो शेप यहाँ से चालू हुआ है तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट से अगर कोई शेप चालू हुआ है तो दूसरे क्रिटिकल पॉइंट तक वो शेप चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से कोई एक शेप है वो इंक्लाइन चालू हुआ है तो बी तक वो ऐसा नहीं होगा कि वो डाउनवर्ड या अपवर्ड या कुछ एक कर्व बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ए से इंक्लाइन चालू हुआ है तो बी तक इंक्लाइन ही जाएगा। अब बी दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, अब बी के बाद ही अब वो नीचे ऊपर जो भी चेंज होना है वो वही होगा। इसलिए सारा कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, बस क्रिटिकल पॉइंट पे करते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट ये दोनों सपोर्ट का एंड, जो दोनों सपोर्ट है वो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। जहां पे भी कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है या जो भी लोड लग रहा है वो उस लोड पे का जो पॉइंट है वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट में आएगा। कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जहां से चालू होगा और जहां पे खत्म होगा वो दोनों भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट पे हमेशा हम कैलकुलेशन करते हैं, इन्हीं पॉइंट पे शेयर फोर्स भी निकालेंगे और मोमेंट भी निकालेंगे। ये सब क्रिटिकल पॉइंट तो होते ही हैं। इसके अलावा
एक और क्रिटिकल पॉइंट होता है, मतलब अगर एसएफडी हम बनाते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम अगर हम बनाते हैं ना, तो जहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम ये जीरो होता है, जहाँ पे साइन को अपने चेंज करता है, ये एक एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ एक ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम कैलकुलेशन जरूर से करते हैं, मतलब ये एक एक्स्ट्रा क्रिटिकल पॉइंट है इन सब के अलावा। तो ये एक एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट है।